नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में आज रात 12 बजे से रोडवेज बसों के पहिए थम जाएंगे। वेतन कटौती वापस लेने की मांग समेत कई मुद्दों को लेकर रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। वहीं आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और कैबिनेट ने पूरे मामले पर फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। रोडवेज बसों की बेमियादी हड़ताल, पहाड़ में जनता होगी बेहाल। कर्मचारी हड़ताल को तैयार, वेतन कटौती वापस लो सरकार। उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारी बुधवार रात 12 बजे से बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। वेतन कटौती का फैसला वापस लेने की मांग समेत कई लंबित मांगों को लेकर प्रबंधन से रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की वार्ता विफल हो गई है। रोडवेज कर्मचारी बुधवार रात 12 बजे से बेमियादी हड़ताल के फैसले पर अडिग हैं। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार वेतन में कटौती का फैसला वापस ले, रोडवेज का राज्यीकरण किया जाए और संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के साथ ही उनका नियमितीकरण हो। कर्मचारी की मांग है कि सरकार बसों को अनुबंध पर नहीं ले, रोडवेज की बसों का 100% संचालन और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग कर्मचारियों ने उठाई है। आज रात की मध्य रात्रि से रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का हड़ताल का आह्वान है और पूरे उत्तराखंड में परिवहन निगम में हड़ताल रहेगी। हमारे कुछ बिंदु थे, काफ़ी लंबे समय से हमारा नोटिस चला आ रहा था, जिसमें सरकार से 154 करोड़ की मांग उसमें की हुई थी और हमारे निगम प्रबंधन की ओर से भी, जिसमें 5 माह का वेतन हमारा अभी देना है निगम ने। हमें मांगे उठाने के लिए किसने मजबूर किया? हमें मजबूर प्रबंधन ने किया, निगम बोर्ड के अध्यक्ष ने किया। भाई आप ऐसे कोरोना काल में, जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी ये कहा गया कि आप किसी का वेतन नहीं काटोगे कोरोना काल में, आप जो है पूर्ण वेतन उसारित कराओगे, तो ऐसी स्थिति में आप जो है हमारे ऊपर ये काला कानून थोपने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्मचारियों को इस परिवहन निगम को घाटे से उबारने के लिए आधा वेतन दिया जाएगा। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कर्मचारियों से हड़ताल नहीं करने की अपील की है। यशपाल आर्य का कहना है कि हड़ताल पर जाकर किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। यशपाल आर्य ने कहा है कि महामारी में रोडवेज को साल 2020 में 161 करोड़ का घाटा हुआ था। इस साल भी पहली तिमाही में ही 50 करोड़ का घाटा हो चुका है। मेरा उनसे निवेदन है, आग्रह है कि वो समस्या समाधान, कोई हड़ताल, तालबंदी, चक्का जाम से समस्या का समाधान नहीं है। कर्मचारी नेता सब भिज्ञ हैं, यही हमारे संगठन है। हमने हमेशा कहा कि आप एक छतरी के नीचे आ जाइए, अपनी मांगों को एक साथ करिए। काम होने देखिए, धीरे अभी हमारा बस संचालित हो रही है, पहले भी हुआ है। अब हम चक्का जाम में जा रहे हैं, तो नुकसान किसका है? परिवहन निगम का, कर्मचारियों का तो नुकसान है। रोडवेज कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। इस हड़ताल से पहाड़ के लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। अगर हड़ताल लंबी खिंची तो उत्तराखंड की 2 करोड़ से अधिक की आबादी को निजी बसों के सहारे रहना पड़ेगा। सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया। तो अगर बसों के पहिए थमेंगे तो उत्तराखंड के आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि पहाड़ी राज्य में सरकारी बसों को एक लाइफलाइन माना जाता है। प्राइवेट बसेस विशेष तौर पर उन इलाकों में चलती हैं जहां पर सड़कें अच्छी हैं, लोग जहां पर ज़्यादा हैं, लेकिन जो सरकारी बसेस होती हैं वो उन इलाकों में भी जाती हैं जहां पर सड़कें खराब है या फिर जहां पर यात्रियों की संख्या कम है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही उत्तराखंड के हर नागरिक तक है, तो हर नागरिक को वो सुविधा मिले। अब अगर बसों के पहिए थम जाएंगे, उसके बाद अगर ये हड़ताल लंबी खिंचती है, तो इससे आम लोगों की, विशेष तौर पर जो पर्वतीय इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति कितनी खराब होगी, वो एक तरीके से मुख्यालय से और दूसरे जिलों से कट जाएंगे। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ प्रभाकर उनियाल साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और शिशुपाल रावत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिशुपाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे और कर्मचारी संघ से भी उनके प्रतिनिधि जुड़ेंगे। प्रभाकर उनियाल साहब, अब क्योंकि
जो यूनियन है वो इस बात को लेकर अडिग है कि उनकी मांगे मानिए, नहीं तो वो हड़ताल पर जाएंगे। अगर वो हड़ताल पर चले जाते हैं तो आम लोगों को दिक्कत होगी। इसको लेकर आप लोगों के पास, सरकार के पास, आम आदमी को सुविधा देने के लिए बैकअप प्लान क्या है? देखिए, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस विषय पर चर्चा हुई। तो उनके वेतन का जो मामला है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है पूरा प्रकरण, तो इसलिए जो सरकार ने तो राहत के जो उपाय किए थे कि आधा वेतन उनको कर्मचारियों को दिया जाए बीच का रास्ता निकालते हुए, और अंतिम निर्णय तो न्यायालय का आदेश आने के बाद ही उसके क्रम में जो कुछ भी निर्णय होगा। फिलहाल तो ये है कि वो आधा वेतन लेके बीच का मार्ग एक चल रहा है, और हड़ताल पर जाना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी हड़ताल समस्या का समाधान नहीं है, जनता को कठिनाई होगी और कर्मचारियों को भी समाधान मिलेगा ही हड़ताल से, ऐसा नहीं होता हर बार क्योंकि इसमें वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध होती हैं कठिनाई के साथ साथ। अब आप देखिए, जैसे आपके मैं लाइन सुन रहा था, यहाँ पर गढ़वाल में टीजीएमओ है, जीएमओ है, ऐसे कुमायूं का परिवहन निगम है, प्राइवेट है ये, और ये सभी रूटों पर चलते हैं। इनकी रोटेशन की व्यवस्था है, बल्कि ये उसको यातायात रोटेशन समिति के अंदर चलाया जाता है। यानी लाभकारी मार्ग पर भी बसें चलती हैं और उसके बाद रोटेशन में जो अलाभकारी मार्ग है जहाँ पर यात्री कम मिलते हैं वहां भी बसें चलती हैं। वैकल्पिक व्यवस्था रहती है। दूसरी बात रहती है, वे भी उपलब्ध रहते हैं, और कई बार टकराव के रास्ते में से समाधान निकलने के बजाय और उलझने बढ़ती हैं। तो सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी हमारा ये है कि कर्मचारी हड़ताल पर जाने से बचें और समाधान का रास्ता निकालें, वार्ता का रास्ता निकालें। सरकार सकारात्मक रूप से सोच रही है, और तीन बातें जब ये सोची जाती हैं तो सबसे पहले उनियाल साहब उनका ये कहना है कि हम कितना इंतजार करें और कितना आश्वासन हम सुने। उनका भी एक तर्क है ना सर कि आज की तारीख में बगैर पैसे के कोई अपने घर परिवार को कैसे पालेगा? देखिए, मैंने कहा किसी भी समाधान का सबसे जो पहला पक्ष है उस पर विचार करते समय समस्या पर उसका व्यावहारिक पक्ष सबसे पहले देखना होता है। और व्यावहारिक पक्ष में पहली बात ये आती है कि वो कितनी तर्क संगत है, कितनी नैतिक है और कितनी उचित है। तो निश्चित रूप से जो वेतन की मांग है वो तर्क संगत भी है, उचित भी है, और न्याय के दृष्टि से भी वो उपयुक्त है। पहली इसमें कोई दो राय नहीं, और सरकार इससे सहमत है कि कर्मचारियों की वेतन की जो मांग है वो तर्क सम्मत है, नैतिक रूप से उचित है, और उसको सामान्यतः माना जाना चाहिए। दूसरे, सरकार की स्थिति है कि सरकार क्या इस स्थिति में है, उसके सामने कौन सी कठिनाइयां हैं। जैसे आर्थिक स्थिति सरकार की संपूर्ण ये है, उस आर्थिक स्थिति में इस मांग को तुरंत माना जा सकता है या कोई बीच के मार्ग निकाल करके राहत दी जा सकती है। और तीसरी बात है, किसी मांग को माने जाने की दिशा में संपूर्ण तंत्र पर उसका क्या प्रभाव होने वाला है। बाकी विभागों से तो इस प्रकार का दबाव नहीं बनेगा। इस प्रकार की सारी बातें होती हैं, और सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो सबसे उपयुक्त समाधान है, सरकार वो समाधान निकालने के लिए कृत संकल्प है। सरकार के साथ वार्ता का, सरकार के साथ संवाद का सिलसिला जारी रखे जाए और उसमें से समाधान निकलेगा। हड़ताल से मैं नहीं समझता कि चीजों का समाधान होगा। दबाव बनाने का एक तरीका अवश्य हो सकता है, लेकिन कई बार दबाव नहीं बन पाता उतना जितना अपेक्षित है, और उसके बाद कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और मैं ठीक है उनियाल साहब, शिशुपाल रावत, ठीक है उनियाल साहब, अप्रिय है। बिल्कुल, आपने कहा आर्थिक पहलू भी देखना पड़ेगा, आपको आगे पीछे के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आपने अपनी पार्टी के तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी आपको पक्ष रखना था आपने रखा। शिशुपाल रावत साहब, इस हड़ताल को आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर हड़ताल होती है तो आम लोग तो इससे प्रभावित होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या आप प्रभाकर उनियाल साहब की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस टाइम चल रही है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम कर रही है, बयानबाजी कर रही है। अभी कल परसों ही आपने इनका बयान देखा बिजली के मामले में,
फिर पलट गए उसकी उस बात को लेकर के। मैं अभी एक न्यूज पोर्टल पे देख रहा था कि मुख्यमंत्री ने अपने ओएसडी नियुक्त किए 3, फिर उनको पलटने का काम कर दिया। और जहां तक बसों की बात है, उनियाल साहब तो खुद मान रहे हैं कि उनकी मांग जायज है, उनको सैलरी देनी चाहिए। तो जब सरकार या सरकार के जो अभी प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं या उनियाल जी कह रहे हैं, तो सरकार काम क्यों नहीं करती कि आखिर इस हड़ताल से किसको नुकसान है? आपको पता है पहाड़ में अगर बस नहीं चलेगी, जहां पर जो है कि गरीब लोग रहते हैं, वहां पर मनमानी होती है। एक टैक्सी वाला अगर 1000 रुपए में 10 लोगों को ले जाता है, तो मजबूरी में किसी को बैंक में आना है, किसी को तहसील में आना है। तो इस हड़ताल की वजह से एक आदमी के ऊपर बोझ पड़ता है, वो टैक्सी वाला पूरा किराया वसूलने का काम करता है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और सरकार को पहले से अपना होमवर्क क्यों नहीं करना है कि हमारा कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? आपने अगर मंत्रालय बांटे हैं, तो इसका मतलब आपके जो सचिव हैं, जो प्रशासन आपका काम देख रहा है, वो या तो ध्यान नहीं है, या फिर सरकार का सिर्फ ध्यान ये है कि हम जो है आबकारी से और खनन से पैसे कमाए, वो तनख्वाह आ जाए, वो पहले नंबर पे। नहीं चलिए उससे सर रावत साहब दूसरे दिशा में जा रहे हैं। हम बसों पे ही रहते हैं और हड़ताल पे ही रहते हैं। मथुरा दत्त जोशी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा दत्त जोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ हूं, पूरी तरीके से इस बात को समझता हूं कि पहाड़ी राज्य में सरकारी बसेस के क्या मतलब हैं, कैसे बसेस की हड़ताल होती हैं तो उनको प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स, कैब वाले किस तरीके से कई गुना कीमत लेकर उनको परेशान करते हैं, या आम लोगों को कैसी परेशानी होती है उसको बहुत करीब से मैंने देखा भी है। तो अगर ये हड़ताल होती है तो इससे आम लोगों को परेशानी होगी। क्या सरकार की तरफ से जो वायदे किए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उसमें आपको दम नजर आ रहा है? देखिए, सरकार की तरफ से जितने भी वायदे अभी तक किए गए हैं, तो कोई दम नहीं है। कोई वायदा ऐसा नहीं है कि उसको सरकार ने समय पर पूरा किया। आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिस रोडवेज को चलाने के लिए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की गई, रोडवेज की समस्याओं का समाधान करने के लिए, वहां के कर्मचारियों से वार्ता करने के लिए, और वही अधिकारी या अधिकारी ये कहता है कि 50% तनख्वाह हम देंगे। भाई आप खुद क्यों नहीं कहते हम 50% तनख्वाह देंगे? क्यों नहीं परिवहन मंत्री जी कहते हैं कि मैं खुद ही तनख्वाह नहीं लूंगा जब तक रोडवेज की तनख्वाह वो पूरी नहीं करूंगा? छोटे कर्मचारी हैं, आप उनके हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं, उनके हितों पर नुकसान कर रहे हैं, चोट करने का काम कर रहे हैं। परिवहन निगम हमारा पहाड़ की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी रीढ़ है, और पहाड़ में बहुत से ज्यादा अगर रोडवेज काम नहीं करेगी, रोडवेज की बसेज नहीं चलेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा। यात्री को आने जाने में बड़ी परेशानी आम जनता को होगी। लेकिन सरकार आप करे वायदे करती, सरकार तो उनकी सुनी नहीं रही। सरकार को वैसे ही देखिए, कोविड काल चल रहा है, बसेज चली नहीं है, रोडवेज को इनकम नहीं हुई है। सरकार को चाहिए था कि उनके भरण पोषण की व्यवस्था करती। फरवरी से ठीक है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, 1 महीने की तनख्वाह। मथुरा दत्त जोशी साहब, आपकी बातों में दम है। प्रभाकर उनियाल साहब, आपने जब देखा, अभी थोड़ी देर पहले हमने यशपाल आर्य जी का बयान भी सुनवाया, उन्होंने कहा कि पिछले साल भी बसेस नहीं चली तो हमें 161 करोड़ का घाटा हो गया, इसमें पहले तिमाही में हमें 50 करोड़ का घाटा हो गया। अब तो थर्ड वेव है, पता नहीं फिर से कब से लॉकडाउन की स्थिति बन जाए, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, कब फिर से बसों के पहिए थम जाए। लेकिन सर, सरकार तो इन्हीं दिनों के लिए होती है और ये परेशानी तो हर सेक्टर्स में है। अगर हर सरकार को हर विभाग में घाटा है, आज की तारीख में कोई सरकार ये नहीं कह सकती है कि हमें कमाई हो रही है। सरकार को घाटा हर सेक्टर से हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हर जगह को पैसे जा रहे हैं, तनख्वाहें जा रही हैं। आज देखिए, सेंटर में आपका जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका डीए बढ़ा दिया गया, 17% से 28% उनका डीए हो गया केंद्रीय कर्मचारियों का। तो घाटा वहां पर भी है, घाटा स्टेट्स में भी है। तो स्टेट्स में अगर घाटा है तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के लोग क्यों प्रभावित हो? अगर प्रभावित हो रहा तो सब प्रभावित हो। देखिए, ये बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न है। सभी को घाटा हो रहा है और सभी घाटे में चल रहे हैं। वो विभाग, इनकी तो एक मांगों में से एक मांग ये कि हमको विभाग माना जाए, निगम नहीं माना जाए, ये इनकी मांग है। अभी विभाग नहीं है। और निगम का जो अर्थ है, निगम का अर्थ है
सरकार ने पूरी संरचना दे दी, बिल्डिंगें दे दी, बसें दे दी, उपकरण दे दिए, सब कुछ दे दिया, संसाधन दे दिए, वर्कशॉप दे, सब कुछ दे दिया। अब आपको उसको चलाना है, अपने खर्चे उठाने, और आप उसको चलाइए, सुविधा दीजिए। निगम के पीछे का हेतु ये है। और जब कोई इस क्षेत्र में जाता है, इस प्रकार के प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है ये, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में जब कोई जाता है तो उसको प्रतिस्पर्धा के हिसाब से अपने को तैयार रखना पड़ता है। दो तीन बातें इसमें जरूर है कि जब कोई ऐसी स्थिति आती है, जैसे उदाहरण के लिए रोडवेज को जो वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा देनी है निःशुल्क, स्वतंत्रता सेनानियों को या विधायकों को या और जनप्रतिनिधियों को सुविधा देनी है, तो उसकी जो मुआवजा है वो सरकार देती है, क्योंकि उसके कारण से घाटा नहीं होना चाहिए। बाकी जो परिचालन में है, परिचालन का जो लाभ है वो कम से कम खर्चे पूरे लेकिन करने सर के होना चाहिए। प्रभाकर उनियाल साहब, बसेस तो चल ही नहीं रही हैं, फिर वो कहां से कमाई करेंगे? इसकी तुलना जैसे ऊर्जा निगम है या बाकी जो है जिनके साथ आय का साधन है और जिनका एक स्वतंत्र का संरचना है, उनको अपने खर्चे सामान्य। ठीक है उनियाल साहब, इस पर राकेश पेटवाल साहब, एक मिनट उनियाल साहब, राकेश पेटवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्षेत्रीय मंत्री हैं कर्मचारी संघ के। पेटवाल साहब, क्या दिक्कत है, क्या शिकायत है आप लोगों की? सर हमारी शिकायत तो बहुत कुछ है। हमारे सभी जो हमारे प्रतिनिधि मंडल वहाँ बैठे, आपके ड्यूटी बैठे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बोली, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बोली कि जो कर्मचारी है, चाहे परिवहन निगम का, ऊर्जा निगम का है, किसी विभाग का, वो कार्यरत है, वो अपनी ड्यूटी दे रहा, उसको वेतन नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा? आंदोलन नहीं करेगा? दूसरी बात, सरकार कोई भी आए, परिवहन निगम के अंदर 19 कल्याणकारी योजना चल रही, उसका भुगतान कौन करेगा? कोई भी सरकार आती है, हमारा पेंडिंग दुनिया भर का वेतन, हमारा 4 महीने का वेतन पेंडिंग पड़ा हुआ है। इन लोगों को ये देखना चाहिए परिवहन निगम जो सरकार का एक दर्पण है। आप पेटवाल साहब, आप लोगों को कब से तनख्वाह नहीं मिली है? हमारे वो अभी फरवरी से तनख्वाह नहीं मिली। फरवरी से आपको तनख्वाह नहीं मिली है? हाँ, और आधा वेतन की इन्होंने घोषणा कर दी कि आधा वेतन आपका कटेगा। सरकार से प्रस्ताव बोर्ड से पोड़ के सरकार से, अभी मैं वो शासन में बैठा हूँ, वार्तालाप चल रही परिवहन सचिव से, मैं आपकी ड्यूटी से बाहर आया हूँ। नहीं तो माने सर, नहीं राकेश पेटवाल साहब, अभी मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं करूंगा इश्यू को, मैं आपकी तनख्वाह पे ही रहता हूँ। आपको निगम बनाना है, क्या करना है, वो तो अलग अलग विषय है, उस पर लंबी बहस होगी। आपने कहा कि फरवरी से आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है और अब आगे जो तनख्वाह मिलेगी वो आधी तनख्वाह मिलेगी। आधी तनख्वाह मिलेगी। उनियाल साहब, एक बात कहूँ, हमारा जो जोशी साहब आ रहा हूँ, जोशी साहब आता हूँ प्लीज। हमारा जो कहना है, हमारा एक नोटिस गया है शासन में, कल परिवहन मंत्री से मुलाकात हुई और परिवहन मंत्री को सम्मान में दिया, परिवहन सचिव द्वारा जो है इस तरह का काम किया गया कि कर्मचारी का आधा वेतन जाए। जब हमारे घर के मुखिया हमारे परिवहन मंत्री हैं, उन लोगों को संज्ञान में लिया गया। तो इसी कारण हमने जो आंदोलन का नोटिस दिया, 14 तारीख के मध्य रात्रि से हमारा पूर्ण उत्तराखंड में आंदोलन होगा। जल्दी बोले, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा धीरे बोले। हाँ जी, चलिए ठीक है। नहीं सर, सीधी बात, इनका एक लाइन में जो मुझे इनकी बात समझ में आई वही आगे में। पेटवाल साहब बनी रहिएगा मेरे साथ। इन्होंने कहा कि फरवरी से इनको तनख्वाह नहीं मिली है और ये कहा गया कि आगे जो तनख्वाह मिलेगी वो आधी मिलेगी। ये इनकी शिकायत है। कई शिकायतों में से एक शिकायत ये जो मुझे सबसे प्रमुख शिकायत लगी है। उनियाल की बात था तो धरातल पे ना आंदोलन में। एक मिनट मथुरा दत्त जोशी साहब, आप कुछ कह रहे थे, पहले कंप्लीट कर लीजिए। मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ कि देखिए, परिवहन निगम, अभी इन्होंने कहा, जो हमारे पेटवाल साहब बैठे हैं, कर्मचारी संघ के नेता हैं, कि परिवहन मंत्री जी हमारे संरक्षक हैं। निश्चित रूप से संरक्षक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और परिवहन आयुक्त भी हैं, वो भी संरक्षक की भूमिका में है। और जो एमडी की नियुक्ति होती है, कितना बड़ा बेहुदा बयान इस एमडी ने दिया। क्यों नहीं सरकार इसमें काम कर रही है? क्यों नहीं सरकार इसमें जवाब दे रही है कि परिवहन सचिव ने क्यों कहा कि आधी तनख्वाह दी? ठीक है, ठीक है उनियाल साहब, अगर आप एक में मेरी पूरी बात सुनिए, थोड़ा सा, अगर ठीक है आप आधी तनख्वाह दे रहे हैं, आपकी निश्चित रूप से घाटे में है, हम भी सहमत हैं इस बात से। आप सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार का सरकारी निगम है, तो प्राइवेट निगम नहीं है। उनियाल साहब कह रहे थे निगम को स्वयं कमाओ, स्वयं खाओ, स्वयं व्यवस्था करो, ये बात होती है निगम में, हम सहमत हैं इस बात से। लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी रहती है? ये कर्मचारी सरकार के बच्चे हैं, सरकार का परिवार है। सरकार अगर उनके परिवारों के हितों का ध्यान नहीं रखे कि उनके पेट के पालने की व्यवस्था
नहीं करेगी तो कौन करेगा? ठीक है। और आपके अधिकारी इस तरीके से उल बयान दे देंगे, आपके मंत्री सर उन अधिकारियों का वेतन नहीं कटा है ना जोशी साहब, जोशी साहब उन अधिकारियों का वेतन नहीं कटा है, इसलिए वो उस तरीके की बात करेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, उनका भी वेतन कटना चाहिए। और ऐसे बस बात वहीं पर अटक, जब बात खुद पे आती है तो दिक्कत होती है। छोटे कर्मचारी हैं, इनका वेतन कट जाएगा, क्या दिक्कत है? बड़े बाबुओं का तो वेतन कटता नहीं है। किसकी सह पर इस तरीके का? ठीक है उनियाल साहब प्लीज, उनियाल साहब जवाब दीजिए। एक आर्थिक पैकेज दीजिए कर्मचारियों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने देखा है सरकारी एयरलाइंस को कितने मोटे मोटे पैकेजेस मिलते रहे, राजधानी कब से मिलते रहे। आप मुख्यमंत्री, ठीक है उनियाल साहब, नहीं मैं बता दूं आपको, मुख्यमंत्री राहत कोष पे आपने अपने विधायक के लिए 50 लाख रुपए। ठीक है उनियाल साहब जवाब एक मिनट, जोशी जी, उनियाल साहब प्लीज। देखिए मैंने पहले कहा ये कोई ऊटपटांग बयानबाजी नहीं कर रहा है, कोई भड़काऊ बात नहीं कर रहा है सरकार की ओर से। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि कोई भड़काऊ बात कर रहा है, ऊटपटांग बात करे। सरकार ने केवल बताया कि परिस्थितियां ये है, एकदम से मांग स्वीकार करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। दूसरी बात है, मामला न्यायालय के स्तर पर लंबित है, वहां पर सुनवाई चल रही है और अंतिम जो बात है वो न्यायालय का निर्णय आने के बाद होगी। उसके बाद केवल सरकार से ये कहा कि भाई हम बीच के रास्ते, भाई जोशी जी बीच में क्यों बोल रहे हैं, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप जोशी जी उनको कंप्लीट करें, उनियाल साहब को कंप्लीट कर दीजिए, फिर रावत जी आपके पास आता हूँ। एक सर हल्ला नहीं, हल्ला आराम से, धीरे धीरे एक करके। आप एक मिनट देखिए, आपकी मजबूरी हम समझते हैं, आप सरकार पक्ष से बोल रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के आप प्रवक्ता, आपकी मजबूरी आप बोलेंगे। मैं एक बात कह रहा हूँ, आपने कहा कि कोई भड़काऊ, आपके एमडी ने ये बयान दिया कि जब 50% तनख्वाह देंगे, उस एमडी की जिम्मेदारी नहीं बनती, चाहे कोई भी एमडी था, रोडवेज का परिवहन निगम नहीं चल रहा है, अगर खाते में चल रहा है। चलिए ठीक है, एमडी ने ऐसी बातें क्यों की, ये आपकी शिकायत। उनियाल साहब ठीक है, जोशी जी प्लीज, हाँ आप बोलिए। बार बार देखिए, एक ही बात को आप बार बार दोहराएंगे, बार बार एक ही बात को कई तरीके से करेंगे, मतलब मैंने सीधा कहा किसी की तरफ से सरकार की ओर से न भड़काऊ बयान दिया गया, न कोई खराब बात की गई। एमडी वार्ता करने के लिए गए, कर्मचारियों की जितने संगठन है सबसे वार्ता की, मंत्रिमंडल के स्तर पर, शासन स्तर पर भी सचिव ने वार्ता की, एमडी ने वार्ता की। वार्ता करने के बाद सबने कहा कि भाई आपकी जो मांग है वो बिल्कुल ठीक है, हम शासन तक पहुंचाएंगे, हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, मंत्रिमंडल के स्तर पर समाधान का प्रयास, जहां से भी निकल समाधान का प्रयास करेंगे। सभी उनके मांगों को उचित मानते हुए समाधान की दिशा में बढ़ रहे हैं। मंत्रिमंडल ने भी विचार किया। चलिए मंत्रिमंडल ने विचार किया। शिशुपाल रावत साहब, आप कुछ फाइनल कमेंट सर, कुछ कह रहे थे? बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात नहीं हुई। सर आगे सर लिमिटेड वक्त होता है, सबको टाइम देना होता है। नहीं, आपने कहा ना कि उन्होंने सुना, मंत्रिमंडल के सामने रखा, मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया। जो निर्णय करेंगे ठीक है, मुख्यमंत्री के पास मामला पहुंच गया। ठीक है, भड़काने वाली कौन सी बात हो गई? ठीक है शिशुपाल रावत साहब। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि हम हमेशा से 20-21 सालों से जो अंतिम व्यक्ति है, जो दूर दराज गाँव में जा रहा है, उसको हर तरह की परेशानियों का सामना आज भी करना पड़ रहा है। और जो उनियाल जी कह रहे हैं कि सरकार ने बात मान ली, सरकार काम करेगी, या हमारे आदरणीय प्रवक्ता मथुरादास जोशी जी बैठे हैं, आपकी भी सरकार रही है, आखिर जो उत्तराखंड परिवहन निगम है या रोडवेज का जो ढांचा है, क्या इसको हमेशा घाटे में चलाने का ये काम रहा है? और घाटे में चला है तो फिर लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिलती है? मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आप ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं ताकि जो है चर्चा बिगड़े, आप ऐसी दिशा में चर्चा को ले जा रहे हैं, चर्चा बिगड़े और कर्मचारियों की जो कमी है उसकी तरफ से उन पर चर्चा हो। आप ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कर्मचारियों की जो कमियां हैं उन पर चर्चा हो और बात बिगड़े, चर्चा बिगड़े, ये समस्या सबसे बड़ी आपकी है। चलिए ये राजनीतिक सर एक मिनट, जब मामला उनियाल साहब देखिए, उनियाल साहब, जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो विपक्ष अपनी सियासी माहौल को भी, अपनी सियासी चीजों को सामने लाता है, सियासत होती है, और इस मामले में अब सियासत हो रही है, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते। कुछ लोग इसमें सियासत जरूर चमकाने की कोशिश करेंगे, खैर वक्त हमारा ठीक है, लेकिन सर उनकी मांगे जायज है, उन लोगों की, कर्मचारियों की मांग जायज है कि अगर कोई घाटे में है तो घाटे की भरपाई सिर्फ पर्टिकुलर विभाग क्यों करेगा, सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोग क्यों करेंगे, इस पर भी सोचना होगा। लेकिन अब हम उम्मीद करेंगे कि मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंचा है तो इस मामले में जरूर न्याय होगा और कम से कम इस कोविड के दौर में किसी की तनख्वाह
कट नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर उनियाल साहब, मथुरादास जोशी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शिशुपाल रावत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश पेटवाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताज के चर्चा में बस इतना ही।